गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन राइटर्स एंड पोएट। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स सभी टीचिंग एग्जाम्स में इंडियन राइटर्स को अक्सर पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हर पेपर में ये, चाहे वो आरपीएससी के एग्ज़ाम हो, स्कूल लेक्चरर या सेकेंड ग्रेड टीचर्स के, या फिर किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार की दूसरी एग्ज़ाम हो, चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, उनके टीजीटी और पीजीटीज में ये अक्सर इंडियन राइटर जो है, इंडियन पोएट जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारे आज के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन राइटर्स और पोएट्स। तो फर्स्ट है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ही वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, जरूर आपने नाम सुना होगा, एंड नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर इन 1913। 1913 में नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था गीतांजलि के लिए ही। And he was an icon of Indian culture, definitely. And he is also called गुरुदेव by महात्मा गांधी। ये हमने अक्सर हिस्ट्री में भी पढ़ा है। लिटरेचर के कंसेप्ट से हम ये देख सकते हैं कि ये गीतांजलि इन्होंने लिखी थी। इसके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। साथ ही साथ एक लाइन और मैं ऐड करना चाहूँगा, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य के लिए पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। The Nobel Prize was conferred to him especially for his Gitanjali, English में इसे कहें तो Song Offerings. He himself translated many of his works. He was the first Asian to get Nobel Prize. Definitely, बहुत सारी किताबों की, बहुत सारी कंपोजिशन की उन्होंने खुद ही ट्रांसलेट किया था बंगाली टू इंग्लिश, और वो पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए 1913 में। George V gave him the title of knighthood but returned it in 1919 after जलियांवाला बाग मैसेकर। आपने 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड जरूर सुना होगा। जॉर्ज फिफ्थ ने जब उनको ये नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने क्या किया था, इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। विलियम बटलर ईट्स गेव द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि विच कंटेन्स 103 पोएम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गीतांजलि का जो इंग्लिश वर्जन था, जो जब ट्रांसलेट किया गया था, तो उसका इंट्रोडक्शन जो है वो फेमस पोएट विलियम बटलर ईट्स ने लिखा था। तो गीतांजलि चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से गीतांजलि को जरूर याद रखें। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें कौन महत्वपूर्ण थे, तो विलियम बटलर ईट्स भी बहुत महत्वपूर्ण थे। देखिए, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो गीतांजलि है, ये हमने अभी देखा है। देन द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, ये ड्रामा था फ्रेंड्स, 1881 में पब्लिश करवाया था, और इंग्लिश में इसे वाल्मीकि प्रतिभा, हिंदी में इसे वाल्मीकि प्रतिभा कहा गया था। मुक्तधारा, ये ड्रामा था 1922 का। उसके बाद द सेक्रीफाइस, ये भी ड्रामा था। द पोस्ट ऑफिस, ये सारे के सारे ट्रांसलेटेड हैं, इसलिए इनके नाम भी दिए हुए हैं। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय देवव्रता मुखर्जी। नाम पूछ लिया जाता है अक्सर कि हु हैज़ ट्रांसलेटेड डाकघर इनटू इंग्लिश इन 1912, तो ही वाज देवव्रता मुखर्जी। घर बारे, द होम एंड द वर्ल्ड, मेन कैरेक्टर हैं इसमें निखिल, बिमला, और ये एक नॉवेल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। Then Thought Relics, it was published in 1921. Then Sacrifice and other plays. The Religion of Man, it was published in 1931 and it is compilation of lectures by him. जितने भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्पीच दिए थे, लेक्चर्स दिए थे, उन सभी को कंपाइल करके एक बुक पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था द रिलीजन ऑफ मैन। उसके बाद है द बुक द रिलीजन ऑफ मैन, ये वही वाली थी। द गार्डनर, हे ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ। माली, गार्डनर को इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश में खुद से ही ट्रांसलेट किया था। तो ये थे हमारे फर्स्ट इंडियन राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको हिंदी में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। सेकंड है इम्पोर्टेंट भी है, मुल्क राज आनंद। देखिए फ्रेंड्स, ही वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर नोटेबल फॉर हिज डेपिक्शन ऑफ द लिव्स ऑफ द पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। इसलिए भी इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय समाज में जितने भी नीचे तबके के लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे, गरीब लोग थे, जिनकी समाज में कोई अहमियत नहीं थी, उन सभी को उजागर करने के लिए, उन सभी को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए मुल्क राज आनंद जी ने
अपनी कंपोजिशंस लिखी है और उनको हाईलाइट किया है। ही इज नोटेबल फॉर इनकॉर्पोरेटिंग पंजाबी एंड हिंदुस्तानी इडियम्स इनटू इंग्लिश। पंजाबी और हिंदुस्तानी जो इडियम्स हैं उनको इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, शामिल करने के लिए भी इनको जाना जाता है। हिज फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनटचेबल इन्होंने 1935 में लिखा था एंड इट वाज अ चिलिंग एक्सपोज ऑफ द डे टू डे लाइफ ऑफ अ मेंबर ऑफ इंडियंस अनटचेबल कास्ट। जो अछूत लोग माने जाते हैं भारतीय समाज में, उन्हीं के ऊपर उन्होंने एक नॉवेल लिखा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूँ कि अनटचेबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। For introducing Hindi and Punjabi idioms, Anand is regarded as India's चार्ल्स डिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये लाइन जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि भारत के चार्ल्स डिकेंस के रूप में मुल्क राज आनंद जी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इन्होंने हिंदी और पंजाबी जो इडियम्स है वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस की थी। ही इज वन ऑफ द पाइनियर ऑफ इंडो अमेरिकन फिक्शन टुगेदर विथ आर के नारायण, अहमद अली एंड राजा राव। इन्होंने जो फिक्शंस हैं, इंडो अमेरिकन फिक्शंस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अपनी यूँ कहें कि अपनी अपनी टैलेंट को इन्होंने शो किया है, अपने काम को बहुत ज़्यादा इन्होंने उजागर किया था। और इनके साथ जो काम करने वाले थे फिक्शन पे, आर के नारायण, अहमद और राजा राव थे। His first prose essay was a response to the suicide of an aunt in his family who had been excommunicated by his family for sharing a meal with a Muslim woman. Very important. इन्होंने अपना पहला जो लेख लिखा था वो अपनी एक चाची होती हैं जो सुसाइड कर लेती हैं, और इसका कारण ये होता है कि उन्होंने एक मुस्लिम महिला के साथ खाना शेयर कर लिया था। उसके बाद उन्हें यातनाएं दी गई थी, टॉर्चर किया गया था, और उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल इज रिटन बाय ई एम फॉरेस्टर। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनटचेबल इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, बट हु हैज़ रिटन द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल? डेफिनेटली हम यही सोचेंगे कि मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है तो उन्होंने ही इंट्रोडक्शन लिखा होगा, बट ए एम फॉरेस्टर जो है उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। Forrester wrote, avoiding rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the heart of its subject and purified it. He spent half of his life in London and half in India. लगभग आधा जीवन उन्होंने भारत में बिताया, आधा जीवन उन्होंने लंदन में बिताया था। जॉर्ज ऑरवेल पेन्ड अ फेवरेबल रिव्यूज ऑफ आनंद्स 1942 नॉवेल द सोवर्ड एंड द सिकल। जॉर्ज ऑरवेल जो राइटर हैं, उन्होंने द सोवर्ड एंड द सिकल जो इनका नोवेल है 1942 का, उसको बहुत अच्छे से रिव्यू किया था, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट उन्होंने लिखे थे। देन ही रिटर्न टू इंडिया इन 1946। ही फाउंडेड ए लिटरेरी मैगजीन मार्ग इन 1946। इन 1950 ही embarked on a project to write a 7-part autobiography. वन पार्ट मॉर्निंग फेस वॉन हिम साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, 7 पार्ट थे उसमें, और उनका जो पहला पार्ट था उस ऑटोबायोग्राफी का, जिसको मॉर्निंग फेस्ट टाइटल दिया गया था, उसमें उसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार जरूर दिया गया था। 1952 ही वॉज अवार्डेड द नेट इंटरनेशनल पीस फॉर वर्ल्ड पीस। ही कॉल्ड हिमसेल्फ बोगस प्रोफेसर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन अपने आप को बोगस प्रोफेसर बोला बोला करते थे। ही इज आल्सो कॉल्ड जोला और ब्लैजैक ऑफ इंडिया। ये सब कोटेशंस फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको याद करने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। He is also known as the founding father of Indian English novel. Very important. फाउंडिंग फादर माना जाता है इंडियन इंग्लिश नॉवेल का, किसको? मुल्कराज आनंद जी को। ही मेट फॉरेस्टर वाइल ही वॉज वर्किंग ऑन टी एस एलियट्स मैगजीन क्रिटेरियन। फॉरेस्टर से कब मिले थे? जब वो टी एस एलियट की मैगजीन पे काम कर रहे थे। देन ही कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन। इनका एक जो फेमस नॉवेल है कुली, 1936 में पब्लिश हुआ था। तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये बता देता हूँ कि कुली या कोई भी नॉवेल है, उनके आप कैरेक्टर को याद रखेंगे और उनकी कुछ सेटिंग्स या उनकी जो थीम होती है वो ज़रूर याद रखेंगे। तो कुली की जो थीम है, ये ब्रिटिश रूल जब इंडिया में होता है और उस समय बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम चला करता था, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। एक 14 साल का लड़का होता है मुन्नू, मुन्नू इसमें मेन कैरेक्टर है, बहुत गरीब होता है, बहुत दबा कुचला होता है, और उसी के बारे में कुली नॉवेल में पूरा का पूरा बताया गया है। उसके अलावा दया है, मुन्नू की चाची होती है, गुजरी है जो मुन्नू के अंकल होते हैं। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा लिखा है
एच के फॉरेस्टर क्रिटिसाइज दिस नॉवेल फॉर डिफेक्टिव प्लॉट कंस्ट्रक्शन। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि किसने इसको डिफेक्टिव प्लॉट कंस्ट्रक्शन कहा था, तो एच के फॉरेस्टर है ये। नेक्स्ट एक और है अनटचेबल 1935 का, जिसको हम अभी बता ही रहे थे। तो फ्रेंड ये बता दूं मैं आपको, इसमें बाखा है, एक यंग स्वीपर होता है ये। और ये कहानी भी अंग्रेजों के ज़माने की है, जब हमारा देश जो है वो गुलाम था। लाखा के पापा रहते हैं, लाखा रहता है जो बाखा के पापा हैं। और ये जो अंग्रेज़ों की लेटरिन वगैरह होती हैं, टॉयलेट वगैरह होते हैं, ये सब साफ़ करने के काम किया करते थे। इसके अलावा सोहनी होती है, वो बाखा की सिस्टर है। और लाखा जो है वो बाखा का पापा है। महात्मा गांधी उस गांव में आते हैं, कुछ अनटचेबिलिटी के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं, उसके बाद वहीं से उनका जो मन है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऑटोबायोग्राफीज उन्होंने लिखी थी। सेवन समर्स हम अभी बात कर ही रहे थे। इट इज़ इन 7 वॉल्यूम्स कंपाइल्ड। इट वाज टाइटल द 7 एजेज ऑफ मैन। जब इन्हें कंपाइल किया गया था तो उसका टाइटल रखा था 7 एजेज ऑफ मैन। बाकी इन्होंने 7 पार्ट में इसको लिखा था। इसके अलावा द मॉर्निंग फेस है, कन्वर्सेशन ऑफ ब्लूम्सबेरी है, एंड इट इज़ अबाउट हिज लाइफ इन लंदन ड्यूरिंग द हेडे ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप। देखिए आगे है आर के नारायण। 1906 टू 2001 इनका लाइफ स्पेन रहने वाला है फ्रेंड्स। राशिपुरम आर के नारायण का आप पूरा नाम जानते हैं, राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर। और ये अक्सर जो है अपने गांव का और अपने पापा का नाम ऐड करते हैं। आर के नारायण इज वन ऑफ 3 लीडिंग फिगर्स ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलोंग साइड मुल्क राजानंद और राजा राव, एंड ही इज क्रेडिटेड with bringing the genre to the rest of the world. The debut novel of R.K. Narayan is स्वामी एंड फ्रेंड्स। पहला नोवेल अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आर के नारायण जी का पहला नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ग्राहम ग्रीन was his mentor, friend who was instrumentally in getting publishers for Narayan's first 4 books, including semi-autobiographical trilogy of स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर। ग्राहम ग्रीन जो थे इनके मेंटर थे और काफ़ी बुक्स उन्होंने पब्लिश करवाने में इनकी हेल्प करी थी। ही इज ऑल्सो नोन फॉर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर द गाइड। ये इनकी एक और कंपोजिशन है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और द गाइड के लिए आपको पता होगा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, और उसके ऊपर एक मूवी भी देवानंद जी के द्वारा देवानंद जी को लेकर बनाई गई थी। ही इज कंपेयर टू विलियम फॉकनर, और विलियम फॉकनर जो अमेरिकन राइटर है उनके साथ इनको कंपेयर किया गया है। और इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने एक फिक्शनल टाउन जो है वो रियलिटी में लेके आए हैं। और साथ ही साथ इनकी जो कंपोजिशन होती है उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर होता है और एनर्जी होती है ऑर्डिनरी लाइफ की, यानी सामान्य जीवन की। उसके बाद इन्हें पद्म विभूषण पद्म भूषण आल्सो ये भी दिए गए थे, एंड ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा। फिक्शनल जो टाउन है फ्रेंड्स वो मालगुडी है। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा टाउन था। सिंपली आपको याद रहता है, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि मालगुडी जो है एक्चुअल में, मतलब फिक्शनल स्टोरीज के अकॉर्डिंग, कौन से शहर के पास है। तो जो मैसूर है कर्नाटका में, उस मैसूर के पास जो है ये मालगुडी उन्होंने लोकेटेड बताया था। ये इनकी कुछ बुक्स हैं फ्रेंड्स जो पूछ ली जाती हैं कि ये बुक्स जो है वो किसने लिखी है। आप देखिए 7th नंबर वाली जो वेटिंग फॉर महात्मा है, ये पार्टीशन नोवेल है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, अ पार्टीशन नोवेल राइटिंग फॉर द महात्मा। उसके अलावा वेंडर ऑफ स्वीट्स है, इसमें प्रोटेगोनिस्ट होता है जगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोवेल भी, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टाइगर ऑफ मालगुडी है जिसके प्रोटेगोनिस्ट रहते हैं राजा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। कुछ इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी जो इन्होंने कलेक्ट की थी। और जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे मालगुडी डेज आपने देखा होगा, सीरियल बना था, इस पे 9 स्टोरीज हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मालगुडी डेज पे। माई डेज जो है 1974 में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। ये माई डेज ऑटोबायोग्राफी है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर द गाइड स्वामी एंड फ्रेंड्स द मैन ऑफ इट, इनके कुछ डिस्क्रिप्टिव है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। द गाइड जो है 1958 में पब्लिश हुआ था, और ये फिक्शनल टाउन मालगुडी में सेटिंग है इसकी। इसके प्रोटोगोनिस्ट होते हैं राजू, वो एक टूर गाइड होता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल गाइड होता है। देन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो साधु बन जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है पूरे भारत देश में। नारायण वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर दिस नॉवल, इसी नॉवेल के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है ट्रायोलॉजी में लिखा गया था, और ट्रायोलॉजी का ये पहला नॉवेल था स्वामी एंड फ्रेंड्स। द नॉवेल इज सेट इन ब्रिटिश इंडिया, अ फिक्शनल टाउन मालगुडी डेफिनेटली। और ग्राहम ग्रीन जी ने इनको क्या किया था, हेल्प की थी इसको पब्लिश करवाने के लिए। मालगुडी स्कूल डेज इज स्लाइटली अब्रिज्ड वर्जन ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स, एंड इट इज इंक्लूडेड
2 additional story featuring Swami from Malgudi days and Under the Banyan Tree. मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें एक पेंटर होता है नटराज जो मालगुड़ी में रहता है एंड ही स्पेंड हिज टाइम इन कंपनी ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स पोएट एंड जर्नलिस्ट। द थीम ऑफ द नॉवेल इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, स्वयं की बर्बादी का इसमें प्लॉट तैयार किया गया है। वासु होता है टैक्सीडर्मिस्ट, विलन ऑफ द नॉवेल होता है वो, और साथ ही साथ उसे मैन ईटर ऑफ द मालगुड़ी कहा जाता है। उसके अलावा जो है कुमार है। कुमार कौन है फ्रेंड्स? इसमें कुमार जो है वो एक हाथी को नाम दिया गया है, और रंगी जो है एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसका अफेयर होता है वासु के साथ में। और नारायण्स डेपिकेशन अबाउट वासु। वासु कौन है? देखिए फ्रेंड, टैक्सीडर्मिस्ट है जो पहले मेन कैरेक्टर है। हिंदी में से कहें तो चर्म रोग को ठीक करने वाला होता है ये। और कुमार हाथी होता है। रंगी कौन होती है? एक प्रोस्टिट्यूट होती है, वेश्या होती है जिसका वासु के साथ अफेयर होता है। नारायण इस नॉवेल के बारे में बताते हैं कि एवरी डिमोन कैरीज विद इन हिम अननोन टू हिमसेल्फ अ टाइनी सीड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड गोज अप इन द थिन एयर द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वुमन। इसके अलावा फोर्थ हमारे इंडियन राइटर हैं सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू वॉज बोर्न एज सरोजनी चट्टोपाध्याय आल्सो नोन बाय द सोब्रिकेट एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की इन्हें नाइटिंगेल कहा जाता है। शी वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट पोएट। शी आल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यानी यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल ये रही है। एंड शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। She was also the first Indian woman to become the president of Indian National Congress in 1925। 1925 में पहली बार कोई भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो बनी थी अध्यक्ष, तो ये वो सरोजिनी नायडू ही थी। उन्होंने लगभग 12 साल की उम्र में अपनी राइटिंग्स को स्टार्ट कर दिया था। हर पर्शियन प्ले महर मुनीर इम्प्रेस द नवाब ऑफ हैदराबाद। पहला प्ले इन्होंने लिखा था महर मुनीर, तो नवाब जो थे हैदराबाद के उनको काफ़ी ये पसंद आया था। 1905 में पहला कलेक्शन निकलता है इनका पोएम का जिसका नाम होता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप याद रख लीजिए। देन कलेक्शन ऑफ पोएम इंटाइटल द फादर ऑफ द डॉन, एक और इन्होंने पब्लिकेशन करवाया था अपनी कलेक्शन ऑफ पोएट्री का, फादर ऑफ द डॉन, पब्लिश्ड पोस्टुमसली बाय हर डॉटर पदमजा। इनके मरणोपरांत इसे पब्लिश हुआ, इसे करवाया गया था, और डॉटर का नाम था उनका पदमजा जिन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। हर फादर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय इज नॉन एज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। उनके पापा को अक्सर लोग वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते थे। नायडू रोट एट 13 आई रोट ए ड्रामा ऑफ 200,000 लाइन्स। बताती हैं वो कि लगभग 13 साल की उम्र में मैंने एक 2000 लाइन्स का एक ड्रामा लिखा था। अ फुल फ्लेज्ड पैशनेट थिंग दैट आई बिगेन ऑन द शोर ऑफ द मोमेंट विदाउट forethought just to spite my doctor who said I was very ill and most not touch a book. The introduction of गोल्डन थ्रेशोल्ड इज गिवन बाय आर्थर सीमंस। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से याद रख लीजिए। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है पोएट्री कलेक्शन, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो आर्थर सीमंस ने लिखा था। उसके बाद द लेडी ऑफ द लेक, इट वाज रिटन व्हेन शी वाज एट एज ऑफ 13। ये भी इनकी कंपोजिशन है पोएट्री की। गोल्डन थ्रेशोल्ड हमने भी देखा है। एक और है द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 46 पोएम एंड इट्स टाइटल इज टेकन फ्रॉम ओमर खयाम। बर्ड ऑफ टाइम जो है ये सॉन्ग ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड स्प्रिंग है, और इसमें लगभग 46 पोएम्स, और इसका जो टाइटल है वो ओमर खयाम से लिया गया है। इसके अलावा द ब्रोकन विंग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया 1917 का है ये। इसमें मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी 1906 में एक और पब्लिश करवाया। उसके बाद द फादर ऑफ द डॉन, ये हमने अभी देखा है। इट वॉज पब्लिश पोस्टुमसली बाई पदमजा, 37th पोएम थी, और इनकी एक जो जर्नी थी वो एक फ्रीडम फाइटर जैसी रही है। नेक्स्ट है हमारे एक और इम्पोर्टेंट इंडियन राइटर तोरूदत्त। तोरूदत्त जो है वो ऐसी इंडियन पोएट है जिन्होंने इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच दोनों में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनके पापा गोविंद चंद्र दत्त रहते हैं, सिस्टर है आरू, और ब्रदर है उनके अब्जू। देयर फैमिली बिकम क्रिश्चियन इन 1952। 1852 में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और क्रिश्चियन बन जाते हैं।
शी डायड एट वेरी यंग एज 21, लगभग 21 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन तब तक वो एक प्रसिद्ध पोएट, नॉवेलिस्ट और ट्रांसलेटर के रूप में जानी जा चुकी थी। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। शी ट्रांसलेटेड सम सोनेट of T. Cremont and regarded him as one of the best modern French poet। उन वो अपने आप को बेस्ट मॉडर्न फ्रेंच पोएट जो है वो मानती थी। शी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग वुमेन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहली भारतीय महिला जो इंग्लिश में लिखा करती थी वो है तोरू दत्त। एडमंड गुज जो है उनके बारे में लिखते हैं कि सी ब्रॉट विद हर फ्रॉम यूरोप अ स्टोर ऑफ नॉलेज। यूरोप से वो अपने साथ एक पूरा का पूरा खजाना ज्ञान का लेकर आती है। दैट वुड हैव सफिस्ड टू मेक एन इंग्लिश और फ्रेंच गर्ल सीम लर्नड। और वो काफ़ी था एक भारतीय लड़की को अंग्रेजी और फ्रेंच का ज्ञान दर्शाने के लिए कि वास्तव में वो टैलेंटेड है। इंपॉर्टेंट वर्क उनके देखते हैं तो ओवर कैजुअल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। ट्री ऑफ लाइफ, द लोटस, बागमारे, फ्रांस, एमोन पेरे। इट इज़ प्रेज्ड वर्ल्ड वाइड एंड कंसिडर्ड फॉल्टलेस। एमोन पेरे याद रखना इसको। ले जनरल डैम मैडमोइल, मैडमोइजेल डी आर्वर्स। दिस इज द फर्स्ट नॉवेल इन फ्रेंच बाय एन इंडियन राइटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला नॉवेल था जो किसी भारतीय ने फ्रेंच में लिखा था और ये उनके मरणोपरांत पब्लिश करवाया गया था। इसके बाद है बियांका द यंग स्पेनिश मैडन, दूसरा टाइटल था इसका। एंड इट इज़ द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश बाय एन इंडियन राइटर। किसी भी भारतीय महिला द्वारा इंग्लिश में लिखा गया पहला नॉवेल था। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये इंडियन राइटर जो हमारे लगभग सभी टीचिंग्स एग्जाम में ये देखे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहिए। इसके बाद इंडियन राइटर का ही दूसरा पार्ट है और उसके बाद एक तीसरा पार्ट है जो हमारे सभी एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।